नमस्कार, मैं हूं शुभे मिश्रा और आप देख रहे हैं अपना बिहार। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से। बाढ़ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। श्रमजीवी एक्सप्रेस पर पथराव किया गया है। दरअसल अज्ञात लोगों ने ट्रेन पर ये पथराव किया और पथराव में एक यात्री घायल भी हो गया है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। बख्तियारपुर के रवाइच की ये पूरी घटना है। तो बड़ी खबर आपको बाढ़ से बता रहे हैं, जहां श्रमजीवी एक्सप्रेस पर अज्ञात लोगों के द्वारा ट्रेन पर पथराव किया गया है। और इतना ही नहीं, इस पथराव के दौरान एक यात्री घायल भी हुआ, जिसकी तस्वीर आप देख सकते हैं। उसे इस वक्त अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां वो इलाजरत है। बख्तियारपुर के रवाइच की ये पूरी घटना बताई जा रही है। और छपरा से ये बड़ी खबर, जहां ज्वेलरी दुकान से 13 लाख की लूट अपराधियों ने की है। सोने और रुपयों से भरा थैला लूट लिया है। दुकानदार से ये सभी अपराधी बैग छीनकर फरार हो गए। सोने के साथ साथ 50,000 रुपए भी चोर लेकर चले गए। बाइक से ये सभी ग्राहक बनकर आए थे और अपराधियों ने इस लूट की घटना को अंजाम दिया। फिलहाल इस पूरी लूट की घटना की जांच में पुलिस जुटी हुई है। पूरी घटना की बात करें तो छपरा के पानापुर बाजार में ये पूरी घटना घटी है। कैसे का भाई? सर, सबसे पहले हम सुबह में दुकान खोल के आए और सजोरा हमको गहना देने जाना था। वहाँ जाके गहना दे के गए। वहाँ तब तक भतीजा फ़ोन किया कि चाचा जी चोर गहना का मटेरियल लेकर भाग गया। कितना का माल? इसमें 300 ग्राम सोना था, जिसमें से हम 25 ग्राम 30 ग्राम सोना वहाँ लेकर गए हैं। नगद भी था उसमें? हाँ, 80,000 रुपया था, 30,000 हम उसमें से निकाले थे। 50,000 रुपये नगद। वहीं सिवान में बाइक चोर को लोगों ने रंगे हाथों पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई की। वीडियो में आप देख सकते हैं कि भीड़ किस तरह चोरी के आरोपी की मोटी लाठी से लगातार पिटाई कर रही है। आरोपी युवक बार बार गुहार लगा रहा है, लेकिन कोई भी उसकी एक सुनने के लिए तैयार नहीं है। जब भीड़ आरोपी के पिटाई कर रही थी तो वहां पर पुलिस भी मौजूद थी। पुलिस ने भीड़ को रोकने की कोशिश नहीं की, बल्कि पुलिस वाले ने भी मौके का फायदा उठाया और बहती गंगा में हाथ साफ करने लगे। पुलिस वाले ने भी आरोपी को थप्पड़ लगाने शुरू कर दिए। दरअसल यहाँ के लोग चोरी की घटनाओं से लगातार परेशान थे। यहाँ आए दिन चोरी की घटनाएं घटती रहती थी और आज जैसे ही चोरी का आरोपी पकड़ाया, लोगों ने उसकी जमकर धुनाई कर दी। आरोपी के पास से एक देसी कट्टा, चाकू बरामद किया गया। फिलहाल पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। ये दो तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। आप देख सकते हैं किस प्रकार पहली तस्वीर में आरोपी को पीटती हुई भीड़ नजर आ रही है। मोटी लाठी डंडे का इस्तेमाल किया जा रहा है और दूसरी तरफ जब मौका वारदात पर पुलिस पहुंची तो पुलिस भी भीड़ को हटाने की बजाय खुद ही वहां पहुंचकर युवक को थप्पड़ जड़ने लगी। और सवाल ये उठता है कि क्या भीड़ को चोर के पिटाई का अधिकार है? क्या यह अधिकार लोगों को दिया गया है कि वो कानून को हाथों में ले और मिलकर एक युवक की पिटाई कर दें? क्या लोगों को कानून पर भरोसा नहीं है? क्या उन्हें इस बात पर भरोसा नहीं कि पुलिस प्रशासन अपने हिसाब से आरोपी को सजा देगी? भीड़ ने आरोपी को पुलिस को क्यों नहीं सौंपा? जब पुलिस वहां पर पहुंची तो आखिर भीड़ तब भी क्यों लाठी डंडे बरसाते रही? सवाल तो ये भी है कि पुलिस वाले ने युवक की पिटाई क्यों की? क्या उसे वहां से गिरफ्तार कर आगे नहीं ले जाया जा सकता था? वहीं पर बहती गंगा में हाथ क्यों पुलिस वाले साफ करने लगे? क्या पुलिस वाले को कानून पर भरोसा नहीं? पुलिस वाले ने भीड़ को पिटाई से क्यों नहीं रोका? कुछ दुर्घटना भी घट सकती थी, उसकी जान तक जा सकती थी अगर भीड़ और भी ज्यादा आक्रोशित हो जाती। अगर भीड़ भड़क जाती तो क्या होता? पुलिस की लापरवाही का जिम्मेदार आखिर कौन है? और साथ ही साथ आखिरी सवाल, लापरवाह पुलिस वाले पर कार्रवाई कब तक की जाएगी?
वहीं वीआईपी पार्टी ने बिहार विधान परिषद की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। वीआईपी अध्यक्ष मुकेश सैनी ने कहा कि उनके सभी उम्मीदवार तैयार हैं और उन लोगों ने नाम फाइनल भी कर लिया है। अगर गठबंधन से उन्हें सीट नहीं मिलती है तो पूरी सीट पर चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें कि बिहार में 24 सीटों पर एमएलसी का चुनाव किए जाना है, लेकिन इससे पहले सीटों को लेकर दावेदारी जारी है। एनडीए के हर दल अपनी अपनी ओर से सीटों की मांग करने में लगे हैं। बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद की बात करें तो बीते दिनों उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि बीजेपी अपनी जीती हुई सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जिसके बाद रोज विवाद बढ़ता ही जा रहा है। और मजबूती से 24 जगह हम चुनाव लड़ेंगे। हमारे पास कैंडिडेट भी रेडी है और हम लोगों ने 2000 पंचायत चुनाव के समय ही हमने तैयारी किया है। हमारे पास 24 नाम रेडी है। जब भी अगर गठबंधन में मुझे लगता है प्लेटफॉर्म पे अभी गठबंधन के प्लेटफॉर्म पे बात नहीं हो रहा है। लोग अपने अपने अनुकूल लोग बात कर रहे हैं और मुझे लगता है कि जिनको जो समझ है, जितनी समझदारी है, उस अनुकूल लोग बात कर रहे हैं। लेकिन मुझे इतना पता है कि जब गठबंधन की बात होगा तो वहाँ पे गठबंधन होगा तो वीआईपी पार्टी को भी जगह मिले, क्योंकि हम गठबंधन के सरकार में हैं। और अगर गठबंधन नहीं होता तो फिर सब पार्टी स्वतंत्र हैं 24 सीट लड़ने के लिए। वहीं जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने न्यूज 18 से बातचीत में केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह पर कई हमले किए। उन्होंने यूपी चुनाव को लेकर आरसीपी सिंह पर देरी करने का आरोप लगाया। साथ ही साथ ललन सिंह ने बीजेपी से चल रहे गठबंधन को लेकर अपनी बात भी रखी है। नहीं, पहले जब हम लोग बैठक किए थे उसमें वो आए थे और उस दिन उन्होंने ये भरोसा दिया था और मीडिया के सामने भी उन्होंने कहा था कि शीघ्र हो जाएगी। अब शीघ्र तो एक ऐसा शब्द है जिसका आप जैसे चाहिए उसकी व्याख्या कर लीजिए। लेकिन 2 दिन हम लोगों ने इंतजार किया। अब पहला फेज का नॉमिनेशन शुरू हो गया था। हमको भी उम्मीदवार तय करना था, हमको भी समय चाहिए अगर चुनाव मैदान में उतरना है तो इसलिए हम लोगों ने 2 दिन तक वेट किया और 2 दिन के इंतजार के बाद हम लोगों ने सूची जारी कर दी। वहीं बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय सिन्हा ने दिल्ली में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की और बिहार विधानसभा के शताब्दी वर्ष पर उनसे बिहार आने का आग्रह किया। विजय सिन्हा ने बताया कि विधानसभा अध्यक्ष ने बिहार आने की सहमति दे दी है। पावन अवसर पर और बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी वर्ष पर हमने उनसे आग्रह किया कि आप हमारे माननीय विधायकों को, विधानमंडल के सभी सदस्यों को एक बार मार्गदर्शन करें। प्रबोधन का कार्यक्रम हो, प्रबोधनी के माध्यम से हमारी विधायकी कार्य में बहुत सारा सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है, एक वातावरण बनता है। उन्होंने सहमति दे दी है और ये बजट सत्र के पूर्व वो बिहार आएंगे। हम लोग प्रबोधनी कार्यक्रम चलाएंगे। और 1 फरवरी से बिहार में इंटरमीडिएट की परीक्षा होने वाली है, जिसमें लाखों छात्र छात्राएं शामिल होंगे। वहीं कोरोना के बढ़ते खतरे को लेकर सत्ताधारी दल के एमएलसी ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर इंटर के एग्जाम को स्थगित करने की मांग की है। बिहार में 1 फरवरी से इंटर की परीक्षा होने वाली है। स्कूल बंद रखे हैं, कॉलेज बंद रखे हैं, बड़े बड़े बच्चों को कॉलेज बंद रखे हैं, ऑल्टरनेटिव डे पर टीचर को बुलाते हैं और उसमें आप इनका एग्जाम लेंगे अफरा तफरी में। कहीं क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है? ये तो बिहार सरकार के किसी आदमी ने देखा नहीं कि स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। आप एक एक बेंच पर 4-4 बच्चों को बिठाएंगे और जब छुआछूत की बीमारी है तो क्या इन बच्चों से, गरीब के बच्चों से कोरोना भागता है? निश्चित रूप से ये एग्जामिनेशन स्थगित होना चाहिए और जब सामान्य वातावरण हो तो करना चाहिए। रिक्वेस्ट किया है मुख्य सचिव जी से, जो कि परीक्षा जो इंटरमीडिएट की है उसको कम से कम तत्काल, हमको नहीं लगता है जो कि चूंकि ये ऐसी लहर है कम होगी ही, लेकिन ऐसा नहीं हो जो कि लेने का देना पड़ जाए, इसीलिए मैंने रिक्वेस्ट किया है। अदरवाइज वो सब डरे रहेंगे जो भी इसमें शिक्षक भाग लेने वाले हैं,
चूंकि सारी जवाबदेही अंततः थोप दी जाती है केंद्राधीक्षक पर। और देखिए, औरंगाबाद से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां हार्डकोर नक्सली कमलेश सिंह भोक्ता गिरफ्तार किया गया है। मदनपुर थाना के जुहाड़ी नहर के पास से इसकी गिरफ्तारी की गई है। दरअसल इस पर दर्जनों भर मामले पहले से ही किए गए थे दर्ज, और पुलिस इसकी तलाश में लगातार जुटी हुई थी। मदनपुर पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त कार्रवाई के बाद इसकी गिरफ्तारी की गई है। तो ये बड़ी खबर आपको औरंगाबाद से बता रहे हैं, जहां हार्डकोर नक्सली कमलेश सिंह भोक्ता की गिरफ्तारी की गई। मदनपुर थाना की जुहाड़ी नहर के पास से इसकी गिरफ्तारी की गई है। दरअसल इस पर दर्जनों भर से ज्यादा मामले पहले से दर्ज हैं और पुलिस लगातार इसकी तलाशी कर रही थी और आखिरकार आज सफलता मिल गई। वहीं गणतंत्र दिवस से पहले आज पीएम मोदी ने राष्ट्रीय बाल पुरस्कारों के विजेताओं से बातचीत की। पीएम ने बिहार से जिन पुरस्कार विजेताओं से बात की, उनमें पश्चिम चंपारण के 14 साल के धीरज कुमार शामिल हैं, जिन्होंने वीरता की श्रेणी में पुरस्कार हासिल किया है। धीरज ने उस वक्त अद्भुत वीरता दिखाई जब उसका छोटा भाई मगरमच्छ की चपेट में आ गया। धीरज ने अपनी जान की परवाह किए बगैर मगरमच्छ से भिड़ा और अपने छोटे भाई की जान बचाई। पीएम से बातचीत में धीरज ने उस वीरता की कहानी सुनाई जिसने बिहार का सीना चौड़ा कर दिया। पुरस्कार जीतने वालों को 1 लाख रुपए और सर्टिफिकेट दिया जाता है और वो 26 जनवरी को राजपथ पर परेड में भी शामिल होते हैं। और सुनिए, पीएम मोदी ने पश्चिम चंपारण के धीरज से क्या कुछ बातचीत की है। नमस्कार सर। धीरज नमस्ते। जी सर। चलिए, आपका नाम तो बड़ा धैर्य से भरा हुआ है। जी धीरज, बताइए आपके साथ जो घटना घटी उसका जरा विस्तार से बताइए, कैसे सामना किया आपने? हम दोनों भाई गए थे भैंस धोने के लिए, तो हम नदी किनारा बैठ गए। हमारा भाई भैंस धोने लगा तो अभी अचानक से मगरमच्छ आया और हमला बोल दिया उस पे, तो चिल्लाया तो मैं गया तो मेरे गोड़ में लंगड़ी से मार दिया। तभी मैं घायल हो गया था। तभी के भी उनको खींच कर घर ले आए और घर से लेकर सरकारी हॉस्पिटल में बेतिया लेकर आए। चुपचाप रहा। उस समय आपकी उम्र कितनी थी? 14 बरस। अच्छा, तो ये आपका छोटा भाई था? जी। तो उस भाई को याद है सारा कैसे हुआ था, और अब याद करता है? उस भाई को डर लगता है कि अभी हिम्मत आ गई है? डर लगता है, नदी के पास नहीं जाता है वो। हाँ। अच्छा, घटना जब इतनी हुई, खून दिखता होगा, मगर इतना बड़ा दिखता होगा, तो आपको डर नहीं लगा? आपके दिमाग में क्या विचार आया उस समय? उस समय मेरा दिमाग में खाली मेरा भाई लौक रहा था, अगल बगल कुछ नहीं। मैं तो, आपने जो साहस दिखाया, अपने परिवार की जो चिंता की, अपने भाई को बचाया, वो भाई होना वो एक बात है, लेकिन इस प्रकार से ऐसे समय साहस और समय सूचकता के साथ, और उसमें साहस भी चाहिए, संयम भी चाहिए, और बहुत बुद्धि के तरीके से आपने अपने भैया को निकाल दिया। मैं समझता हूं कि आप जैसे बालक ऐसी घटनाओं में जब अपने भीतर की सारी शक्ति को उपयोग करते हुए किसी की जिंदगी बचा देते हैं, तो अपने आप में एक प्रेरक बन जाती हैं। वहीं सारण के मास्टर पल साक्षी को भी प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पल साक्षी को साल 2021 और 22 के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी के संवाद को पल साक्षी ने भी सुना और उनके बताए बातों से प्रेरित होकर देश हित में अच्छा काम करने को लेकर संकल्प लिया। पल साक्षी ने काफी कम उम्र में ही सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर शामिल होते रहे हैं। मैंने सोशल सर्विस के लिए मुझे यह अवार्ड मिला था। मैंने चैरिटी शो किया था पहले वाले में, और फिर उसमें मुझे 10,000 रुपीज़ मिले थे, जिसको मैंने पीएम केयर्स फंड में डोनेट किया था। फिर सेकेंड वाले चैरिटी शोज में मुझे 11,000 रुपीज़ मिले थे, जिससे मैंने फ्लड विक्टिम्स को खाद्य सामग्री बांटा था। और फिर कुछ मैंने मास्क डिस्ट्रीब्यूशन, साबुन का भी मैंने डिस्ट्रीब्यूशन किया था।
उन्होंने तो हम लोग के लिए बस खास यही कहा कि देश के लिए कुछ करते रहना है, जो भी आप बने देश के लिए कुछ करके देश के लिए करना है ना। और बिहार में गणतंत्र दिवस समारोह कोविड प्रोटोकॉल के तहत मनाया जाएगा। 10 जनवरी से चल रहे परेड का आज फाइनल रिहर्सल किया गया, जहां पटना के कमिश्नर कुमार रवि सहित सभी अधिकारी मौजूद रहे। फाइनल रिहर्सल में सभी टुकड़ियों ने शानदार परेड का प्रदर्शन किया। गांधी मैदान में फाइनल रिहर्सल का जायजा लिया हमारे सहयोगी संजय कुमार ने। गणतंत्र दिवस 2022 का राजकीय समारोह गांधी मैदान में होगा और इसको लेकर अंतिम रिहर्सल चल रहा है। फिलहाल तस्वीरों में आप देख सकते हैं इस बार भी कोविड प्रोटोकॉल में गणतंत्र दिवस समारोह मनाया जाएगा और फिलहाल जो रिहर्सल चल रहा है उसमें परेड चल रहा है और काम्या मिश्रा IPS अधिकारी हैं, ये परेड को लीड कर रही हैं और इसके अलावा जो विभिन्न टुकड़ियां हैं वो यहाँ पर परेड कर रही हैं। CRPF की ये टीम है जो सबसे पहली पंक्ति में है और कुल मिलाकर यहाँ पर जो परेड है वो इसमें कई टुकड़ियाँ शामिल हो रही हैं, जिसमें CRPF है, SSB है, ITBP है, CISF है, जिला सशस्त्र बल है, BMP है, होम गार्ड है, NCC है, आर्मी है, स्काउट है और फायर ब्रिगेड की टीम भी शामिल है। और यहाँ पर आज रिहर्सल पिछले 10 जनवरी से ये परेड का पूर्वाभ्यास चल रहा था और आज फाइनल रिहर्सल है और फाइनल रिहर्सल के दिन पटना के कमिश्नर कुमार रवि जो हैं वो परेड की सलामी ले रहे हैं और तमाम जो आला अधिकारी हैं पटना जिला प्रशासन के वो मौजूद हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं SSP पटना भी खड़े हैं, जिलाधिकारी भी हैं और तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो खड़े हैं। गणतंत्र दिवस समारोह की पूर्व तैयारी आज की गई। आज फुल ड्रेस रिहर्सल था जिसको सफलतापूर्वक संपन्न किया गया और रिहर्सल के आधार पर सभी जो तैयारियां हैं, बाकी जो तैयारियां अंतिम तैयारियां उसको मुकम्मल किया जाएगा। आज के परेड में कुल 14 कंटिजेंट थे, जिसमें 3 महिला कंटिजेंट भी हैं और इनके द्वारा परेड भी गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रस्तुत किया जाएगा। महामहिम राज्यपाल महोदय के द्वारा यहाँ पर झंडोत्तोलन का कार्य किया जाएगा और इसके अतिरिक्त यहाँ पर झांकियाँ भी निकाली जाएंगी, जिससे बहुत सारी जो सरकार की योजनाएं हैं और अन्य सामाजिक संदेश हैं उसमें देने की बात बताई गई है। तस्वीरों में देखिए किस कदर ट्विनिंग के साथ लगातार जो विभिन्न टुकड़ियां हैं वो आगे बढ़ रही हैं। काफ़ी दिल को छूने वाली ये तस्वीर है क्योंकि आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस कदर सभी जो जवान हैं एक साथ परेड कर रहे हैं और गांधी मैदान में गणतंत्र दिवस के मौके पर हर साल कमोबेश तस्वीर इसी तरीके से देखने को मिलती है। हालांकि एक बार फिर से कोविड प्रोटोकॉल में सोशल डिस्टेंसिंग के तहत यह समारोह मनाया जा रहा है और जो ये मुख्य समारोह है राजकीय समारोह, इसमें आम लोगों के लिए इस बार फिर से प्रवेश प्रतिबंधित किया गया है और जो खास लोग हैं, सरकार के प्रतिनिधि हैं, तमाम लोग यहाँ पर शरीक होंगे। राज्यपाल फागू चौहान मुख्य अतिथि होंगे इस मौके पर। इसके अलावा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मुख्य राजकीय समारोह में मौजूद रहेंगे। तो यह तस्वीर गांधी मैदान की अंतिम रिहर्सल की, जिसे फिलहाल आप देख रहे हैं और इसी तरीके से जो तैयारियां की गई हैं 26 जनवरी को भी लगभग यही तस्वीर एक बार फिर से देखने को मिलेगी। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और देखिए राजधानी पटना से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजेंद्र नगर टर्मिनल पर छात्रों के द्वारा हंगामा किया जा रहा है। NTPC की परीक्षा में धांधली को लेकर ये लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है और इसका सीधा असर ट्रेनों के परिचालन पर भी पड़ रहा है। भारी संख्या में हालांकि वहां पर पुलिस बल की मौजूदगी है, लेकिन इस वक्त
छात्रों का प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है। एनटीपीसी की परीक्षा में धांधली को लेकर यह प्रदर्शन है। ये तस्वीरें देखिए, राजेंद्र नगर टर्मिनल की तस्वीरें हम आपको इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां छात्रों के द्वारा लगातार एनटीपीसी परीक्षा में धांधली को लेकर विरोध प्रदर्शन जताया जा रहा है। दरअसल आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा का रिजल्ट की घोषणा की गई, लेकिन इस रिजल्ट से कई अभ्यर्थी संतुष्ट नहीं है और उनका आरोप यह है कि इस पूरी परीक्षा में धांधली की गई है और इसी को लेकर ये विरोध और प्रदर्शन उनकी तरफ से किया जा रहा है। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड। इस